होंगे व्यूअर्स। कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है हमारे पास। एक तो आपको बताएंगे कि पीटीआई का मुमकिना एहतजाजी प्लान क्या बनने जा रहा है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है जो कि खुद इस हुकूमत की तैयार करदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो पहली सहमाई है बजट के बाद, उसका एक ओवरऑल जो अहाता है वो किया गया है। तो उसमें कौन से सूबे आगे रहे, कौन से पीछे रहे, और जो तरक्की हमें दिखाई देती है टिकटॉक्स में वो असल तरक्की है या फिर आदादो शुमार वाली असल तरक्की है, तो थोड़ी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ कुछ अहम कवानीन जो है वो हुकूमत पास करने जा रही है, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, कुछ अहम केसेस की पेशरफ्त भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज करते हैं कि सबको इंतजार है इस बात का, पीटीआई के कारकुन खास तौर पर काफ़ी प्रेशर भी डाल रहे हैं अपनी क़यादत के ऊपर कि आप एहतजाज का प्लान नहीं दे रहे, डेट नहीं दे रहे, लाहे-अमल नहीं दे रहे, तो आखिर आप एहतजाज करने में सीरियस भी हैं या नहीं, इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं। और वो काफ़ी शकूक व शुबहात से देखते हैं अपनी क़यादत को। क़यादत जो है वो इस मामले के ऊपर इस दफ़ा जो जिसके हाथ में है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो इन्होंने एक पूरा प्लान तरतीब देना है। और उनका ये मानना है कि बग़ैर तैयारी के अगर आया जाएगा तो उसका नुकसान होगा, एहतजाज फ्लॉप भी होता है और फिर उसका खमियाजा वर्कर्स को भुगतना पड़ता है। तो वो ये समझते हैं कि भले चंद दिन ताख़ीर हो लेकिन एक वेल प्लान्ड किस्म का एहतजाज हो जो मौसर भी हो और नतीजा खेज भी हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ना हो कि उल्टा कारकुनों को भुगतना पड़ रहे हैं। और वो कई दफ़ा इसका इजहार खुलेआम कर चुके हैं। तो बहरहाल जो हमें खबर मिलती है और जो हमारी एक असेसमेंट भी है वो मिलाकर जो एक खबर हमने आज आपके सामने रखनी है वो ये कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ जा रही है कि बजाय इसके कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे हों और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है सब अलग अलग तौर पर डी चौक या इस्लामाबाद या किसी भी अहम मरकज़ जो भी उन्होंने पॉइंट बनाया वहाँ पहुँचें, उससे ये होता है कि वो जहाँ जहाँ से निकलते हैं उसी वक्त उनको धर लिया जाता है और फिर इन दी एंड बड़ी थोड़ी तादाद जो होती है कारकुनों की वहाँ पहुँचती है और वो फिर खुद भी काबू आ जाते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उनकी चेंज नज़र आ रही है। और इस सिलसिले में एक तो आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने पार्लियामेंटेरियन से, चाहे पंजाब में चाहे मरकज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर और जो दूर भी सूबे हैं वहाँ पर भी उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बज़रिया वीडियो लिंक और इस तरह से राब्ते वगैरह करके एक पूरा प्लान जो है वो बनाया है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही है कि किसी एक मखसूस मकाम पर तमाम कारकुन जो हैं वो जमा हो जाएं, जो लोग भी एहतजाज का हिस्सा, और सिर्फ इस दफ़ा कारकुनों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी मोबिलाइज किया जाए। आम जो मुख्तलिफ चाहे ताजिर तबका है, स्टूडेंट तबका है, सन्नतकार हैं, आम लोग जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहे उन सब को भी इसमें इनवाइट किया जाए। और इसके लिए प्रॉपर जो वर्किंग है वो की जा रही है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको जाके इन्विटेशन दिया जाता है, उनको एक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए। तो इनका प्लान बज़ाहिर इसमें ये नज़र आ रहा है अब कि मुख्तलिफ जो मकातिब फ़िक्र के लोग हैं उनको इनवाइट करके और अपने कारकुन वो भी ज़ाहिर साथ में शामिल होंगे। मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो इनके अहदेदारान हैं मुख्तलिफ शहरों में ज़िलाई सतह पर भी, उनकी ज़िम्मे भी ये ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो भी अपने जो लोग हैं एक फ़िक्स तादाद में उनको लेकर एक जगह पर पहुँचें। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि किसी एक मखसूस जगह पर, जो कि केपी भी कोई जगह हो सकती है और कोई इस टाइप की जगह जहाँ पर इस्लामाबाद के आसपास कोई भी, कि जहाँ पर ये अपना एक पूरा इज्तिमा इकट्ठा कर लें और उसके लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो डेट्स हैं वहाँ पर निकलना शुरू हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँचते चले जाएं। और एक ही जगह पर सब लोग जब जमा हो जाएं तो फिर अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना हो, आना हो, तो फिर उसकी एक डेट जो है वो अनाउंस की जाए। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े टोलियों या काफ़िलों की सूरत में आने से जो एक क्रैकडाउन हो जाता है उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इनका इस दफ़ा जो एक प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट नज़र आ रही है कि किसी महफूज जगह पर सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद फिर वहाँ से एक पूरा काफ़िला, बड़ा काफ़िला जिसकी तादाद लाखों में होनी चाहिए कम अज़ कम,
तो उसको लेकर के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। तो बज़ाहिर ये एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अब ये कितनी कारगर साबित होती है ये तो ज़ाहिर आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये समझते हैं कि इस तरीके से अगर एक प्लान्ड तरीके से चला जाएगा तो वो ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित होगा और नतीजा खेज भी साबित होगा। इसके लिए अब जो उनके वर्कर्स हैं उनको मुतहरिक किया जा रहा है। आज मुराद सईद साहब ने फिर से ट्वीट किया है और उन्होंने भी जो उनकी पूरी स्ट्रेंथ है ISF की उसको भी इस सिलसिले में अपना पैगाम दिया है। तो ये एक जो प्लान है ये बिल्कुल मुमकिना तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते से शायद आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। उससे पहले ही इस प्लान को तरतीब दिया भी जा चुका होगा या उस पर अमल शुरू हो चुका होगा। तो ये एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब PTI अगर अपनी जो एहतजाजी तहरीक है उसको हतमी मरहले में दाखिल कर रही है तो इस दफ़ा उन्होंने इसके ऊपर पूरा होमवर्क भी करना है और ये नहीं अब चाहते कि जो पहले एक सारा मंजर देखा गया था कि आके अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह फिर गए और आगे कोई वाली वारिस नहीं था एहतजाज का, तो वो चीज़ शायद अब वो नहीं चाहते और उसके लिए पूरा एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सी जी हुकूमत इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या उसके जो है नताइज नज़र आते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब PTI कुछ ही दिनों में अपना ये जो प्लान है उसको अनाउंस कर देगी और मे भी उस तरह से उसको अनाउंस करने के बजाय काफ़ी हद तक जब इसके ऊपर इवन इम्प्लीमेंट भी कर ले उसके बाद इस चीज़ को कहीं डिस्क्लोज किया जाए डेट्स वगैरह के हवाले से, ताकि इस सिलसिले में जो हुकूमत पहले से पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां और ये सब मारपीट और रेड्स वगैरह शुरू कर देती है उसको किसी तरह अवॉइड किया जा सके। तो ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, स्ट्रैटेजी है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर काफ़ी इस बारे में ज़ाहिर है ऑलरेडी काफ़ी सख्ती से निमटती है। आगे मज़ीद इनका सख्ती का प्लान हो सकता है। अब हुकूमत ने क्या प्लानिंग की है वो मैं आपको भी रखती हूँ सामने, लेकिन दूसरी तरफ कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए भी ये देखा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़श्ता रात जो कारकुन जेलों से रिहा होकर पहुंचे KP में, और वो कुछ सरकारी मुलाजमीन भी थे जो मुख्तलिफ इदारों के थे, जैसे रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां थी उनके साथ थे, दीगर जो कुछ सिक्योरिटी के भी लोग थे, तो वो भी आपको पता है कि जब पकड़ लिए गए थे, अब एक दिन पहले इनकी जमानतें हुई हैं। उन जमानतों के बाद, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि वो इतनी बड़ी तादाद में कारकुन थे और सबकी 10-10 हज़ार के एवज जमानत हुई, तो कोई 54 लाख रुपया सिर्फ जमानतों में ये जो मचलके होते हैं इसमें ही लग गया है। 54 लाख रुपया, तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल ये जो कारकुन वापस पहुंचे हैं जो KP के से बिलोंग करते थे, तो उनको बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उन पर गुलपाशी की और उनको एक हफ्ते की छुट्टी भी दी है, उनको कुछ पैसे भी दिए हैं कंपनसेशन के। तो उनको जी उन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिया, बड़े उनसे गले मिले और उनका हौसला बढ़ाया। तो एक तरफ जहां PTI के कारकुनों के हवाले से तो ये एक पॉजिटिव चीज़ बज़ाहिर नज़र आती है कि जी आप कारकुनों को दोबारा से मुतहरिक जहां कर रहे हैं, तो उनकी ज़ाहिर है आपको हौसला अफजाई भी करनी पड़ती है जो आपके लिए तकलीफ़ें काट के आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पर तनकीद भी की जा सकती है कि इसका मतलब है कि आप अपने कारकुनों को या सरकारी मुलाजमीन को अपने एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बना रहे हैं, तो उनको आप फिर उसके बदले में नवाज भी रहे हैं और उनको इस तरीके की ऐसे वो देते हैं, आप कह लें कि ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि कारकुन दोबारा भी उस एहतजाज में शामिल हो सकें। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर तनकीद भी इस सिमत में हो सकती है। लेकिन PTI का ये मानना होता है कि जी हमारे जो भी एहतजाज वगैरह के हवाले से प्लान्स हैं उसको लेकर के जितना भी उसके ऊपर रकम खर्च होती है वो जो लीडर्स हैं वो अपनी जेब से करते हैं, पार्टी फंड से होता है, वो सरकारी खजाने से नहीं दिया जाता। तो बहरहाल अब ये तो कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट हो तो उससे पता चल सकता है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने तो उनको काफ़ी ज़ोरदार तरीके से वेलकम किया। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि हुकूमत के क्या प्लान्स हैं। हुकूमत जो है दो चीज़ें आज के रोज़ इम्पॉर्टेंट उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने एक बिल पेश किया, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024, जो कि उन्होंने बेसिकली जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसका जो कानून है उसको मजीद सख्त किया है। इस सारे बिल की जो मेन शिक है, जो मेन मकसद नजर आता है, उसके तहत क्या है कि फोर्सेस को जराइम में मुलविस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया है। मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतल्लिक
जराइम जो हैं उनके हवाले से सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाई गई है। अब पहले तो इसमें जो जायजा लेने वाली बात है वो ये कि आपको पता है कि इस वक्त दहशतगर्दी का जो कानून है वो किस तरीके से मजाक ही बना हुआ है और उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, मुखालिफिन के खिलाफ। हर पीटीआई के लीडर और कारकुन के ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, उनके वकीलों के ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के तहत दफात लगाई गई हैं। इवन ईमान मजारी जो कि पीटीआई की कारकुन तो नहीं है लेकिन एक एक्टिविस्ट है, सबको पता है कि वो तो इंसानी हुकूक के जो अलंबरदार हैं उनमें उनका नाम आता है और वो इस तरह से मजलूमों की आवाज़ बनती हैं। तो उनके ऊपर भी ये दहशतगर्दी का एक्ट लगाया गया था। किस मामले के ऊपर कि जी उन्होंने एक बैरियर हटाया था। और तो और मतलब जरताज गुल साहिबा, इस तरह खवातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी के जो दफात हैं वो आप लगा देते हैं। तो आपने एक तरफ तो इस दहशतगर्दी के कानून को मजाक बना के रख दिया है, अब कोई इसको सीरियस ही नहीं उस तरह ले रहा होता, और दूसरी तरफ आपने उसको मजीद सख्त करने के लिए ये भी एक उसमें अब तरमीम करने की कोशिश की है कि जनाब जिसमें उनको 3 महीने का आप ये फ्री हैंड दे दें कि जी सिक्योरिटी इदारे उनको अपने पास रख सकते हैं और उनको कोई बेल ना मिले और वो बिल्कुल आप किसी के ऊपर भी कोई ऐसी इल्ज़ाम लगा दें कि जी ये मुलव्वस है दहशतगर्दी के अंदर और उसको आप 3 महीने तक नज़रबंद कर दें, हिरासत में ले लें, जो भी, तो वो आप अपनी तहवील में ले सकते हैं। तो ये बहुत खौफनाक किस्म का कानून है और बज़ाहिर हम यही देखते हैं कि हमारे मुल्क में तो कवानीन का बहुत ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर सियासत की बात आती है तो सियासी मुखालिफिन को ही उन कवानीन में रगड़ा जाता है। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके बाद किसी भी रहनुमा को पकड़ कर आप कह देंगे कि जी ये दहशतगर्दी, लिहाजा 3 महीने भूल जाओ उसको। तो ये जो है इस तरीके का ये कानून है। बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर चैलेंज भी इसको किया जाएगा और हो सकता है अदलिया की तरफ से इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी आएँ, लेकिन फिलहाल जो हुकूमत है आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस किस्म की कानून साजियाँ कर रही है। एक और जो इन्होंने एक कोशिश की है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर भी दी थी कि ये जजेस की जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में वो बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक जो तहरीक थी पेश की गई थी, बिल पेश किया गया था सेनेट में, जिसको बाद में जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसके हवाले कर दिया गया था। आज सेनेट की कायमा कमेटी ने उस बिल को मंजूर कर लिया और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 25 करने की मंजूरी दी गई है इस कमेटी ने। अब आगे जाहिर है इसके ऊपर बाकायदा लेजिस्लेशन होगी, लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से भी हुकूमत ये लेजिस्लेशन कर सकती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके पीछे भी वजह बड़ी साफ नज़र आ रही है कि 25 आपने अगर जजेस करने हैं तो आखिर उसकी क्या आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, जबकि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट्स में कितने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, वहाँ पर आप जजेस की तैनाती नहीं कर रहे। इसी तरह जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा तो बोझ लोअर कोर्ट्स पे होता है। तो अगर वाकई आपकी कोई नेक नियति है कि जी जो बर्डन है केसेस का वो ख़त्म होना चाहिए, तो उस सूरत में तो फिर सबसे पहले आपको अपने लोअर कोर्ट्स में इजाफे की ज़रूरत है, वहाँ पर जजेस की तैनाती की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे वो खाली हैं असामियाँ, वहाँ पर आपका कोई फोकस नहीं है। हाई कोर्ट्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा ख्याल है 20 के करीब तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की असामियाँ इस वक्त खाली हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी जगह बाकी हैं और भी हाई कोर्ट्स में, वहाँ पर आप तैनातियाँ नहीं कर रहे, लेकिन आपको सिर्फ नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको ये महसूस होता है कि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा, लिहाजा कुछ नए जजेस इंडक्ट किए जाएँ ताकि आप उनको आईनी बेंच का हिस्सा बना सकें और फिर आपको ये महफूज अपने आप को करने का मौका मिल सके। तो ये इसके पीछे एक वाज़ेह लॉजिक नज़र आ रही है। वरना अगर मकसद ये होता कि जी आपने जो एक बर्डन है केसेस का, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का, उसको ख़त्म करना है, तो फिर तो आपको ये काम लोअर जुडिशरी से शुरू करना चाहिए। वहाँ पर तो आप तादाद बढ़ाना तो दूर की बात, जो खाली असामियाँ हैं वो नहीं पुर कर रहे। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद जो है वो हुकूमत का नज़र आता है, जिसके पीछे से उनका मकसद भी जांचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 25 तादाद जो है वो की जा रही है। अभी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मखसूस तादाद है वो 17 है, जिसके बाद 2 एडहॉक जजेस भी तैनात किए गए थे, जिनमें आपको पता है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मियाँ मजहर खैल साहब शामिल हैं। और ये मिलाएं तो ये 19 बनते हैं, लेकिन एडहॉक जजेस को अभी इसमें फिक्स जो जजेस की तादाद है उसमें हम शामिल नहीं करें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 7 मजीद जजेस जो है वो इंडक्ट करना चाहती है हुकूमत, और
उसकी जो तैनाती है वो तो बहरहाल फिर भी आपको मालूम है कि जुडिशल कमीशन के थ्रू ही होनी है, और वहाँ पर जो कह लें आपके नंबर गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। इसके अलावा जी एक खबर आपको ये दे दें कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का आज जो बाजियाबी का केस था उस पर भी समाअत हुई है। वहाँ पर आज अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जी 24 घंटे सिर्फ हमें दे दें, 24 घंटों के जो अंदर हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि उनकी बाजियाबी हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि वो 24 घंटे कब से शुरू होंगे, तो उन्होंने कहा अब से शुरू हो जाएंगे, सुबह 10 बजे से कल 10 बजे तक। तो उन्होंने अब काफ़ी यकीन दहानी तो कराई है पूरे एतमाद तरीके से कि जी उनकी बाजियाबी हो जाएगी। तो लेट्स सी के इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का इंतज़ार ख़त्म होता है या नहीं। आखिर में जी सिर्फ मैं आपको ये डिस्कस कर दूं कि बहुत शोर सुनते हैं पहलू में दिल का, वो वाली सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस का दिन रात हम देखते हैं कि ढंडोरा पीटा जाता है, बड़ी उसके ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मीडिया पे भी इवन कैंपेन्स चलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हकीकत क्या है उसकी परफॉर्मेंस की, अगर हम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बात करें तो ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, जो पहली सहमाही रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो 3 सूबे हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, KPK और सिंध, और इसके साथ साथ ओवरऑल विफाक भी, उन्होंने तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा जो परफॉर्म किया है माशी सूरत हाल में वो पंजाब ने किया है। अब आपको मैं बताऊं तो आपको हैरत होगी ये देख के कि KP का जो टारगेट था वो 45 अरब रखा गया था, जबकि इस सूबे ने 103 अरब रुपए मुनाफा जो है वो इसमें बनाया है, यानी सरप्लस टारगेट अचीव किया है। इसी तरह सिंध में भी 75 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, सिंध ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इवन उनकी तरफ भी 131 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। इसी तरीके से विफाक ने भी बेहतर परफॉर्म किया, बलूचिस्तान ने भी बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन पंजाब में क्या सूरत हाल रही? पंजाब में जनाब 150 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था मुनाफे का, लेकिन वहां पर सूरत हाल ये है कि 160 अरब रुपए खसारे में चला गया है सुबह। आप अंदाजा लगाइए कि टारगेट को आसपास अचीव करना तो दूर की बात है, उल्टा खसारे में ले गए हैं। तो ये सूरत हाल होती है कि जब आप सिर्फ तरक्की हमें दिखा रहे होते हैं कहां पर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हकाइक जो आपकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी किए गए हैं वो कुछ और बता रहे हैं। तो ये जो अदादो शुमार हैं ये खुद कोई हमने जनरेट नहीं किए या कोई ऑपोजिशन ने जनरेट नहीं किए, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, जिसमें सूबा पंजाब जो है वो सबसे पीछे रह गया है। अगर आप बात करें टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी, अगर आप इसके जो बजट है उसमें मुनाफे और डेफिसिट के हवाले से भी जांचें, तो ये जी सूरत हाल है परफॉर्मेंस की। तो फिर तनकीद की जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन हकाइक जो हैं वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आ जाएं तो फिर आप खुद ही उस पर जवाब दीजिए कि तरक्की फिर इसका मतलब है किधर हो रही है और कैसे हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।